हरियाणा इलेक्शंस के नतीजे आने के बाद एक बात तो साफ हो गई है, और हमारे देश में जितनी भीषण पॉलिटिक्स होती है ना, उसमें भी बीजेपी और कांग्रेस कम से कम इस बात पर तो सहमत होंगे कि एग्जिट पॉलस्टर्स बहुत बड़े फ्रॉडस्टर्स होते हैं। इनका कोई भी अस्तित्व नहीं होना चाहिए हमारे बीच में। लोकसभा इलेक्शंस में मुंह काला करवाने के बाद ये एग्जिट पॉलस्टर्स फिर से आ गए हमारे सामने और फिर से गटर में गिर गए। अच्छा, पूरे इंडिया के इलेक्शन छोड़ो। अच्छा चलो, मैं मान लिया कि कश्मीर के इलेक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको भी छोड़ दो। अरे दिल्ली के बगल में हरियाणा में एग्जिट पोल नहीं करवा सकते हो? इन एग्जिट पोलस्टर्स ने हरियाणा में बीजेपी को गायब कर दिया। फैक्ट तो ये है, पॉल पंडित छोड़ो, रिपोर्टर्स छोड़ो, कांग्रेस तक एकदम चकित रह गई है कि ये सब हुआ कैसे। सुबह तक तो जीत रहे थे। देखिए, बीजेपी से लोग खुश नहीं हैं, ये बात बीजेपी खुद मानती है। इसलिए कुछ ही महीने पहले सीएम खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को बनाया हरियाणा का मुख्यमंत्री। जब सब सोच रहे थे कि बीजेपी के हाथ से नैरेटिव फिसल रहा है, राहुल का मैजिक चल रहा है, उसी समय बीजेपी और आरएसएस अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। याद रखें, आरएसएस इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर भी प्ले कर चुका है हरियाणा में, और नतीजा हमारे सामने है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि तीसरी बार एक पार्टी पावर में आ रही है, और इस बार तो अपने दम पर जेजेपी की भी जरूरत नहीं है, उस पार्टी का भी स्वाहा हो गया। 90 में से मेजॉरिटी निकालकर बीजेपी ने यह तो साबित कर दिया कि ब्रांड मोदी की चमक अगर थोड़ी सी कम भी हो गई है, तब भी बीजेपी पार्टी के अंदर और आरएसएस के प्रचार में इतना दम है कि एक हारे हुए इलेक्शन को भी वो जीत ले। या अगर आप योगेंद्र यादव की बात याद रखें, तो उन्होंने सही कहा था, हरियाणा में कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकता है। तो क्या ये बीजेपी की जीत रही अपने दम पर, या कांग्रेस ने गुजरात की तरह हरियाणा में भी एक जीती हुई बाजी हार दी अपने ही गलत कैलकुलेशन और स्टेप्स की वजह से? कल तक पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना था कि पहली बार उनको यह अंदेशा हो रहा है कि बीजेपी के लीडर्स खुद हार मान चुके हैं। इस बार ये लड़ाई उनके हाथ से निकल चुकी है। इस बात को वो प्राइवेटली एडमिट कर रहे हैं। लेकिन नतीजे आने के बाद ऐसे एक्सपर्ट्स भी एग्जिट पॉलस्टर्स के साथ अंडरग्राउंड हो गए हैं। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी वार्निंग इस इलेक्शन में ये है कि बीजेपी सिर्फ मोदी की वजह से इलेक्शन नहीं जीती है। हरियाणा में फिर ये बात साबित हो गई। मोदी इस बार हरियाणा में उतना जोर शोर से प्रचार भी नहीं कर चुके हैं। सिर्फ मेरे ख्याल से 4 रैली में वो दिखे, लेकिन फिर भी इलेक्शन बीजेपी की तरफ गया। ऐसा क्यों हुआ? देशभक्त पर आज के इलेक्शन एनालिसिस में पता लगाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के जीत के पीछे क्या कारण है और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा दोनों पार्टीज के लिए आने वाले महीनों में। क्योंकि हरियाणा ने दिखा दिया है कि कांग्रेस के लिए ये जो रोड टू 2029 है, नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शंस है, वो आसान होने वाला नहीं है। और ना ही ये वन वे स्ट्रीट है, और ना ही लोग कांग्रेस पर अभी भी भरोसा करने के लिए तैयार हैं। पिछले 10 सालों से हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी। पिछले 2 बार के इलेक्शन मैनिफेस्टो उठा के देख लो और पता कर लो कि काम हुआ है या नहीं। दर्जनों पार्टी लीडर्स इलेक्शन से ठीक पहले पार्टी से पलायन करते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं। लोगों को लगा कि हवा किस तरफ बह रही है। पार्टी के अंदर लड़ाई की चर्चा ज्यादा और ग्राउंड पर अपोजिशन के खिलाफ लड़ाई की चर्चा कम हो रही थी। उसके ऊपर फार्मर प्रोटेस्ट, रेसलर प्रोटेस्ट, अग्निपथ का मुद्दा, बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा तो बन रहा था। इसको हमने भी कवर किया। सारा नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ नजर तो आ रहा था, लेकिन हमने हरियाणा इलेक्शंस को कवर करते हुए एक बात जरूर कही थी कि बीजेपी नैरेटिव बदलना अच्छी तरीके से जानती है, और इस बार भी उसी तरीके से एक कमाल कर दिया। बीजेपी ने नैरेटिव को ग्राउंड लेवल पर बदल डाला, खासकर कि लास्ट फ्यू वीक्स ऑफ द इलेक्शन में। इस नैरेटिव को बदलने की मुहिम लीड की बीजेपी के साइलेंट वेपन, साइलेंट वॉरियर यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। काम ऐसा करो, चाल ऐसी करो कि अपोनेंट को भी खबर न हो। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद जीतने के पीछे कारण है। किसान नाराज थे तो जेजेपी के साथ अलायंस खत्म कर दी। मनोहर लाल खट्टर को सीएम की गद्दी से ही हटा दिया। कंगना जैसे लीडर्स ने फालतू बयानबाजी की।
जो फार्मर्स और सिख भाइयों के खिलाफ जा सकती थी तो पब्लिकली फटकार लगा दी कंगना को। वो भी एक बार नहीं, बार बार। नई चीफ मिनिस्टर को इंट्रोड्यूस किया क्लीन छवि के साथ, और साथ ही साथ नायब सिंह सैनी तो ओबीसी लीडर ठहरे, तो बीजेपी इस बात को भी याद दिलाने से थकी नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो नैरेटिव मीडिया में दिख रहा था, जो रुझान एग्जिट पोल में दिख रहा था, वो शायद आधा सच बयां कर रहा था। पूरा सच ये है कि हरियाणा में लोग नाराज तो थे बीजेपी से, लेकिन उसका सॉल्यूशन कांग्रेस के पास भी नहीं था। ना उन्होंने इस सॉल्यूशन को देखा कि कांग्रेस उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। एक बड़ा कारण बीजेपी के जीत का है कि पिछले कुछ समय में जितने भी स्टेट्स उन्होंने जीते, वहां एक स्ट्रॉन्ग स्लोगन दिया गया, डबल इंजन की सरकार। ज्यादातर वोटर्स ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर कुछ काम करवाना होगा तो सरकार स्टेट में भी है। अगर सरकार स्टेट में है, बीजेपी की सरकार सेंटर में है, तो शायद उनका काम बन नहीं पाएगा। लोग मानते हैं कि बीजेपी ने काम नहीं किया, एग्रीड, इस पर कोई डिबेट नहीं है, लेकिन शायद वोटर्स को लगा कि कांग्रेस के चलते भी उनका काम कोई खास हो नहीं पाएगा। और ये लोग कॉन्फिडेंस मोशन कांग्रेस के लिए काफी भारी पड़ा। अब कांग्रेस को, कम से कम कांग्रेस की जिम्मेदारी तो यही थी ना कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचाओ कि वो अगर पावर में आएंगे तो काम होगा। लोगों को कन्विंस करो कि उनके पास भी एक विजन है। पर कांग्रेस यही तो हमेशा मार खा जाती है। पॉलिटिक्स में एक विजन, पॉलिटिक्स में एक मैसेजिंग बहुत जरूरी है। और हम बार बार ये बात दर्शाते आए हैं कि लोगों को आज तक पता नहीं है कि कांग्रेस की कोर आइडियोलॉजी क्या है, कोर प्रिंसिपल्स क्या है वो चीज जिसके लिए कांग्रेस लड़ेगी। सब पूरा एपिसोड बनाया था, खूब मार पड़ी थी कांग्रेस वालों से भी, लेकिन आज शायद कांग्रेस वालों को यह बात समझ में आए कि जो कोर आइडियोलॉजी है, जो कोर फिलॉसफी है, उसको लोगों के माइंड में ड्रिल करने की जरूरत है। हरियाणा में कांग्रेस की हार के पीछे एक और भारी वजह है, ओवर कॉन्फिडेंस। कांग्रेस की एक ऐसी बीमारी है ये ओवर कॉन्फिडेंस, जिसका इलाज ढूंढने और वैक्सीन बनाने की कोशिश भी लोग नहीं करते हैं। लोकसभा में 99 सीट्स क्या आ गए। आपने तो मान के रखा कि आप तो चुनाव जीत चुके और 2029 तो आपके झोली में ऑलरेडी है। हरियाणा इलेक्शन में 450 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे। इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स तो कांग्रेस के ही थे, जिन्हें टिकट नहीं मिला। आईएनसी को चाहिए था कि जो एलाइज हैं, जो इंडिपेंडेंट्स हैं, उनको साथ में लेके चले। आम आदमी पार्टी अगर 5 सीट मांग रही है तो 5 सीट दे देते भाई उनको, कम से कम तो साथ में तो रहते। कुछ तो वोट शेयर, कहीं ना कहीं तो सीट और आगे हो जाता। लेकिन नहीं, हाईकमांड तो सोची हम तो चैंपियन हैं, हम सब अकेले ही कर लेंगे। जब कांग्रेस अपने आप को ऑलरेडी विनर मान चुकी है तो उसने अपने कंपटीशन को भी लाइटली लिया, और साथ ही साथ में ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, वो उसका वोट कितना काट सकते हैं, इस प्रॉब्लम को एड्रेस ही नहीं किया। बीजेपी की गलतियों की वजह से एक मोमेंटम पकड़ा जरूर था कांग्रेस ने, लेकिन हरियाणा को आपने लाइटली लेने की जो गलती कर दी, वहीं आपने विक्ट्री खो दी। बीजेपी से नाराजगी थी लोगों की, लेकिन कांग्रेस में पूरा भरोसा भी नहीं था। तो सबसे पहले तो ये भरोसा जीतना चाहिए था जनता का, जो शायद कांग्रेस नहीं कर पाई। और कांग्रेस ने ये गलती की, बीजेपी जैसी पार्टी को ना हल्के में लेकर, अरे इनके तो नेता इनके छोड़ के पार्टी जा रहे हैं, अरे किसान का अपमान इस पार्टी ने किया है, अरे रेसलर्स भी इनके खिलाफ हैं, इनको तो हम ही पटक देंगे, प्रदेश के लोग इन्हें माफ नहीं करेंगे। बस यही सब सोचकर कांग्रेस रिलैक्स हो जाती है और बीजेपी ग्राउंड पर नैरेटिव चेंज करने में बिजी हो जाती है। कांग्रेस की दूसरी स्ट्रैटेजी थी जो बिल्कुल गलत साबित हुई। हुड्डा फैमिली को इलेक्शन का फेस बनाना और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली को दे देना। चलो मान लेते हैं कि बीजेपी ने पिछले 10 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन क्या आप ये मान लोगे कि भूपिंदर हुड्डा ने अपने कार्यकाल में बहुत कुछ ज्यादा किया था कि लोग उससे बहुत प्रभावित हैं? उनका कार्यकाल लोग याद रखते हैं। जब 10 साल पहले उनको कुर्सी से हटाया और 10 साल तक वो वापस नहीं आ पाए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी सोचना चाहिए था कि एक नए फेस को इंट्रोड्यूस किया जाए। लेकिन नहीं, बीजेपी ने अपने सिटिंग सीएम को हटा दिया, लेकिन कांग्रेस न्यू फेस प्रोजेक्शन नहीं कर पाती। वही कांग्रेस की पुरानी दिक्कत, मुश्किल डिसीजन को पार्टी इन्फोर्स ही नहीं कर पाती है, डर जाती है। एक तो भूपिंदर सिंह हुड्डा की पॉपुलैरिटी आपने खुद अपने कंस्टिट्यूएंसी छोड़कर ना कुछ ज्यादा है नहीं स्टेट में।
प्लस कुमारी शैलजा, उनका जो मन मुटाव रहा। राहुल गांधी ने कोशिश तो की कि अंदरूनी जो झगड़े हैं वो खत्म कर दिए जाएं, लेकिन कुमारी शैलजा दलित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं और शायद इसी वजह से जो दलित वोट है ना, वो भी कुमारी शैलजा को ठीक से मिल नहीं पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मन मुटाव था, एक कहीं ना कहीं सस्पिशन था कि कुमारी शैलजा को साइडलाइन कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी गलती कांग्रेस ने वो की कि सारे उम्मीदवार जो चुनना है, जो कंस्टिट्यूंसी है, जो अलॉटमेंट है, सब कुछ हुड्डा के हाथ में छोड़ दिया। बीजेपी के तरह माइक्रो मैनेजमेंट आज तक कांग्रेस सीख नहीं पाई। साइंटिफिकली कैसे भापा जाए, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, उसके अकॉर्डिंग सीट एलोकेशन हो, वो अभी भी नहीं है। अभी भी फेवरेटिज्म चले जारी है ग्रैंड ओल्ड पार्टी में। दो छोटे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। बीजेपी के 6 बार के एमएलए अनिल विज ने खुद को सीएम का उम्मीदवार बताया। उन्होंने कहा कि वो एक सीएम बनना डिजर्व करते हैं, इतनी बार इलेक्शन जीत चुके हैं। 6 बार एमएलए कोई आसान बात नहीं है। हरियाणा के दिग्गज लीडर माने भी जाते हैं अनिल विज। लेकिन देखिए क्या हुआ इलेक्शन के दिन। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चित्रा सरवारा से कड़ी टक्कर हुई। हारते हारते भाई साहब बचे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से। और अंबाला कंस्टिट्यूंसी में सबसे बड़ा जोक आज यही चल रहा है कि अनिल विज इतने बड़े महान लीडर एक निर्दलीय से हारते हारते बस बच गए। लेकिन इससे भी बड़ा जोक मैं आपको बताऊं, यह जो निर्दलीय कैंडिडेट है चित्रा सरवारा, पहले कांग्रेस में ही थी। वो पार्टी छोड़कर चली गई क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। कांग्रेस के कैंडिडेट परविंदर पारी तीसरे नंबर पर आए। अगर कांग्रेस ने सही सीट एलोकेशन किया होता, कैंडिडेट का वजन समझा होता, तो विज को हराने का क्रेडिट कांग्रेस को मिलता और यह जो सीट है अंबाला कैंट की, वो कांग्रेस के खाते में होती। एक और मजाक बता देता हूं मैं कांग्रेस का। सावित्री जिंदल जो हिसार में एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीती, लेकिन बीजेपी ने सावित्री जिंदल को एक्चुअली टिकट देने से मना कर दिया था और यह कांग्रेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो उसे अपनी टीम में ले रहे। लेकिन उन्होंने यह गलत समझा, यह नहीं किया तो एक और सीट हाथ से गई। यह तो मैं सिर्फ आपको दो छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूं। लेकिन सीट सिलेक्शन और सही उम्मीदवार ना चुन पाना, और भूपिंदर हुड्डा की जगह अगर आप किसी और को इलेक्शन लीड करने देते तो शायद रिजल्ट कुछ और ही होते। भूपिंदर हुड्डा ने जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया, वो उसकी एक रीजनिंग काफी अलग है। फेवरेटिज्म है, जो टिकट जीतकर कोई पार्टी न छोड़कर चले जाए। ये सारी चीजें कैंडिडेट देखा जा रहा है, ये नहीं कि सिर्फ विनेबिलिटी देखा जाए। लेकिन इस चुनाव के बाद कॉन्सिक्वेंसेस अब क्या होने वाले हैं? हरियाणा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी को जो डेंट लगा था ना 2024 लोकसभा इलेक्शन में, उस डेंट में थोड़ी बहुत मरम्मत जरूर हो गई है। वो जो हवा निकल गई थी, अब थोड़ी हवा वापस आई है। बीजेपी का खोया हुआ कॉन्फिडेंस अब हमें वापस दिखने को मिलेगा। और ऑफ कोर्स इलेक्शंस आने वाले हैं, झारखंड है, महाराष्ट्र है, और एक नया नैरेटिव शायद बनने की कोशिश होगी कि जो 2024 में जो कांग्रेस की थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस थी लोकसभा इलेक्शन में, वो एक फ्लूक था। मोदी आज भी देश के पॉलिटिक्स का चेहरा है, बीजेपी आज भी डिफैक्टो रूलिंग पार्टी है और उसकी जगह किसी ने नहीं ली, और कांग्रेस तो दूर दूर तक नहीं। पर इस इलेक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस कांग्रेस के लिए क्या होंगे, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस को कम से कम ये बात समझनी होगी कि बीजेपी से जब कोई अपसेट होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीधे कांग्रेस को जाकर वोट दे देता है। अभी उनको बहुत सारा काम करना है। ये जो लोकसभा में 99 सीट्स जीतने के बाद एक जीता हुआ हरियाणा इलेक्शन आपने हारा है, कांग्रेस को समझना होगा कि ये जो कड़ी मेहनत करनी होगी, और फाइनली एक पॉजिटिव जो नैरेटिव है ना, वो आपको चलाना होगा कि लोग आपके लिए वोट क्यों करें, बीजेपी से नाराज होकर नहीं, आपके लिए क्यों वोट करें। पिछले 10 साल में सारे नैरेटिव जो आपने बनाने की कोशिश की, वो फेल कर गए हैं। सिर्फ अगर आप एक बात मान लें कि भारत जोड़ो यात्रा के अलावा आपकी कौन सी स्ट्रैटेजी काम की है। अब कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ आपने कास्ट पॉलिटिक्स का नैरेटिव जो बनाने की कोशिश की है, उसका आप बता दीजिए स्लोगन क्या है।
उसका मोर्चा क्या है, उसका ठोस आइडियोलॉजी क्या है, वो भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा लोगों के साथ। बस बीजेपी की खराब सिचुएशन जो न्यूज़पेपर और मीडिया में दर्ज होती है, उसे देखकर कांग्रेस ये नहीं समझ सकती है कि अब जीत हमारी होगी, और यही ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस को लेकर डूबेगा। जाने से पहले एक नजर डालते हैं हरियाणा इलेक्शन में। जो स्टार कैंडिडेट्स हैं, उनकी जीत या हार में कौन सा सरप्राइजिंग था, कौन सा शॉकिंग था, क्योंकि यही अपसेट्स हमारे डेमोक्रेसी को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं और ईगो भी लोगों का निकालते हैं। सबसे पहले हरियाणा के सबसे चर्चित सीट की हम बात कर लेते हैं, जुलाना। यह सीट काफी चर्चे में रहा। रेसलर विनेश फोगाट को कांग्रेस ने यहां टिकट दिया। मेरे ख्याल से अच्छा डिसीजन था। यह खबर में, यह चर्चा में, यह सीट बहुत रहा। बीजेपी ने भी विनेश फोगाट के खिलाफ एक युवा नेता योगेश कुमार को टिकट दिया, लेकिन विनेश फोगाट तकरीबन 6000 वोट से बीजेपी के योगेश कुमार को हराती हैं। जो नाइंसाफी हुई फोगाट के खिलाफ, लोगों ने कहीं ना कहीं सिंपैथी अपनी जताई उनके साथ। विनेश ओमभव के कोर्स मीडिया अटेंशन में थी, लगातार सुर्खियों में रहीं, और यह कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट कर चुका है। तो सीट सिलेक्शन अगर आपको करना है तो इस चतुराई से सीट सिलेक्शन करिए। विनेबल कैंडिडेट के ऊपर अपना पैसा और मोहर लगाइए। सिटिंग चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी, भाई उनको भी क्रेडिट देना पड़ेगा। खुद को प्रूव किया है फिर से इस बार चुनाव में। उन्होंने कुरुक्षेत्र के लाडवा सीट से चुनाव लड़ा। यह सेफ सीट नहीं है बीजेपी के। यहाँ के सिटिंग एमएलए थे मेवा सिंह, और ये जो सीट है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। हर 5 साल में अपना मूड बदलती है। 2009 में लाडवा से आईएनएलडी जीती थी, 2014 में बीजेपी जीती थी, 2019 में कांग्रेस जीती थी। ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सीट को जीत के नायब सिंह सैनी की क्रेडिबिलिटी और पॉपुलैरिटी दोनों आगे बढ़ चुकी है, और अगले 5 साल में विधानसभा को इसी एटीट्यूड के साथ सीएम नायब सिंह सैनी ही लीड करेंगे। भूपिंदर हुड्डा की पॉपुलैरिटी हरियाणा में लगातार कम हो रही है, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा अपने सेफ सीट से गढ़ी सांपला किलोई से। तकरीबन 62,000 वोट से उन्होंने अपनी जीत दर्ज की। गुरगांव सीट की बहुत चर्चा होती है। इस बार भी हुई इलेक्शन में नायब सिंह सैनी बार बार कहते आए हैं, हिंट देते आए हैं, अनऑफिशियल कैपिटल इज गुरगांव। गुरगांव बीजेपी का स्ट्रॉन्ग गढ़ माना जाता है। 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज गुरगांव के अंदर आती हैं। चारों में ही बीजेपी ने जीत अपनी हासिल की। कहने का मतलब है कि अर्बन वोटर्स को कांग्रेस छू तक नहीं पा रही है, और इस पे उन्होंने कोई भी ऐसा एक्टिव काम नहीं किया। 2024 इलेक्शंस के बाद लोकसभा में भी यही चीज देखी गई थी। अगर आप पूछे कि कांग्रेस ने अर्बन वोटर्स को अपने तरफ करने के लिए क्या कार्यक्रम किया है, तो शायद आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। हरियाणा में न्यू डिस्ट्रिक्ट में जहां दंगे भड़के थे, बुलडोजर एक्शन भी देखा गया था। वहां एज एक्सपेक्टेड बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई। तीनों सीट्स कांग्रेस को ही वहां मिलती हैं, लेकिन अगेन सिर्फ कांग्रेस को वोट नहीं, एंटी बीजेपी है जो वोट वो कांग्रेस को मिला। दुष्यंत चौटाला जेजेपी। यहां एक बात बोलनी पड़ेगी, पीडीपी हो कश्मीर में, जेजेपी हो हरियाणा में, जिस पार्टी ने बीजेपी के साथ अलायंस किया उसका हो गया स्वाहा। अब हरियाणा में फॉर्मर एलाय ऑफ द बीजेपी थे। अजिंठा ने जोर का चमाड़ दिया इस वणवी चाणक्य को। बीजेपी ने कई बार प्रूव किया है कि अभी भी वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और चुनावों की दिशा और दशा वो बदल सकती है। लेकिन ये परफॉर्मेंस बीजेपी आने वाले चुनावों में भी अब दर्शाने की कोशिश करेगी। याद रखिए, महाराष्ट्र, झारखंड, इंपॉर्टेंट इलेक्शंस आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। कांग्रेस को अभी भी अपनी मीडिया और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इंप्रूव करने पड़ेगी। अभी भी अपनी आइडियोलॉजी और कमिटमेंट टू कोर इश्यूज क्या है उसे दर्शाना होगा। हरियाणा में लेकिन एक चीज साफ हुई, 2 मेन पार्टीज उभर के आई हैं। ये जो साइड वाली पार्टीज हैं और ज्यादा साइड हो गई हैं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। लेकिन अभी भी डायरेक्ट टक्कर में कांग्रेस के हाथ पैर फूल जाते हैं बीजेपी के अगेंस्ट। कांग्रेस को इस पर काम करना होगा, क्योंकि कांग्रेस जो आज कह रही है ना, थोड़ा सा गुड न्यूज है उसका कश्मीर में। सच्ची में क्या गुड न्यूज है? कश्मीर इलेक्शंस में कौन जीता?
एनसी या कांग्रेस? कांग्रेस तो छोटा ही रह गई। एनसी इज द बिगर पार्टनर। तो कांग्रेस की दिक्कतें चाहे हरियाणा में हो या चाहे जम्मू कश्मीर में हो, बढ़े ही जा रही हैं। इलेक्शन रिजल्ट्स ऑफ कश्मीर, वो हम दूसरे एपिसोड में आपके लिए ला रहे हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।